नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अचानक मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि इसी धरती से उत्तराखंड राज्य की स्थापना की नींव रखी गई थी। मुख्यमंत्री ने रामपुर तिराहे कांड को राज्य आंदोलन से जुड़ा बताया और कहा कि यहां से गुजरते समय वो हमेशा उस स्थान को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 2 अक्टूबर को आंदोलनकारियों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। चार धाम यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही इलाहाबाद में सरकार और शंकराचार्य के बीच में चल रहे विवाद को भी जल्द सुलझने की उम्मीद जताई। नगर से जाना हो रहा है क्योंकि रास्ते में है मुजफ्फरनगर और हमारे पड़ोस में है। और मुजफ्फरनगर एक बहुत ऐसा स्थान है जहां से उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यहीं पर मुजफ्फरनगर का जो रामपुर तिराहा है, वहां पर रामपुर तिराहा कांड हुआ है। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं उस स्थान को भी नमन करते हैं, क्योंकि और प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को श्रद्धांजलि सभा होती है। हम सभी उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, उन सभी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और चार धाम यात्रा पर मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्या कारण रहा? देखिए, चार धाम यात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लगातार उसका स्वरूप बहुत विस्तार लेता जा रहा है। और चार धाम आने वाले सभी यात्री श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। अच्छी यात्रा हो, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े, उनका सुरक्षित यात्रा हो, उसके लिए सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। उसमें सबको सहयोग। आप देवभूमि से हो, जिस तरह शंकराचार्य को लेकर विवाद चला, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो चूंकि एक ऐसा स्थान है कि मैं समझता हूँ कि उस पर अपने स्तर से सरकार सब काम कर रही है और मुझे लगता है विवाद जो है समाप्त होना चाहिए। इस पर किसी को कोई बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का विषय नहीं है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। यहां उन्होंने गीता प्रेस के कार्यक्रम में कहा कि मेरी 3 पीढ़ी दादी, मां और पोती ने गीता कल्याण को पढ़ा है। गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका ने 100 सालों से सनातन संस्कृति को ज्योति जलाए रखी है। उपस्थित सभी महानुभावों का मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से आप सभी का यहाँ आज इस कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में आने के लिए, उपस्थित होने के लिए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज का ये अवसर सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की इस ऐतिहासिक साधना को नमन करने का उत्सव है, जो बीते 100 वर्षों से भारतीय जनमानस के मूल्यों, संस्कारों और राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य कर रहा है। मैं सनातन संस्कृति की दिव्य ज्योति से संपूर्ण विश्व को आलोकित करने वाली कल्याण पत्रिका के शताब्दी अंक के विमोचन की गीता प्रेस परिवार को बहुत बधाई देता हूँ। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि हमें इस ऐतिहासिक अवसर पर आधुनिक भारत के लौह पुरुष, सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत के कुशल शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्रोत, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का आज सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, एक शताब्दी पूर्व पराधीन भारत में जिस प्रकार सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु सेठ स्वर्गीय जयदयाल गोविंदका जी का और भाई जी स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस की नींव रखी थी, आज उसी प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भारत को पुनः उसकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़कर आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि। गीता प्रेस का हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं कि कल्याण के 100वें अंक के विमोचन में, इस पुण्य कार्य में उन्होंने मुझे उपस्थित रहने का मौका दिया है। भारत का हर वो व्यक्ति
जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। श्रद्धेय सेठ जी जयदयाल जी और पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने गीता प्रेस के माध्यम से लगभग 103 वर्षों से सनातन धर्म की ये लॉ जो है उसको ताकत देने का काम किया है। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर उम्मीद वेब पोर्टल की समय सीमा बढ़ा दी गई है। पहले केवल 20% संपत्तियों का ही पंजीकरण हो पाने के कारण वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा था, जिसके बाद अब रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के अनुसार समय बढ़ने से रजिस्ट्रेशन में लगातार इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि तय अवधि के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद के ऊपर जो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ा था, उसमें अब धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि जल्द ही ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो पूरे प्रदेश में देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों ने जो समय लिया है, उस समय के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स काम करते हुए नजर आएंगे। अब वक्फ बोर्ड उत्तराखंड धामी सरकार के नेतृत्व में मैं ये बताने जा रहा हूं, आपको एडवांस में बता रहा हूं कि जो भी वक्त माफिया बैठा है, जो भी इंक्रोचर बैठा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अब आपको धामी सरकार नजर आएगी। और मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जितने लोग बैठे हैं बड़े बड़े नेता हैं जो रिसोर्ट बना के वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हैं, अब उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी कीमत पर भी वक्फ संपत्ति जो गरीबों का हक था, जो यतीमों का हक था, जो बेवा बहनों का हक था, उस संपत्ति के ऊपर जितने अमीर पूंजीपति लोग अवैध कब्जे करके बैठे, एक बख्शने वाला नहीं है, एक को छोड़ने वाले नहीं। किसी कीमत पर भी अवैध कब्जेदार को सरकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम बातों का संज्ञान ले रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्द धामी सरकार का एक्शन अवैध कब्जेदारियों के ऊपर, जो वक्फ की संपत्ति पर अवैध इंक्रोचर बैठा है, वक्फ माफिया बैठा है, उसके ऊपर गरजते हुए दिखाई देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने प्रशासन को डिजिटल मोड में तेजी से आगे बढ़ाया है। ई गवर्नेंस के जरिए प्रमाण पत्र, आवेदन और शिकायत निवारण जैसी सेवाएं ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध हैं। इससे आम लोगों को घर बैठे सेवाओं का लाभ मिल रहा है और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दोनों बढ़ी हैं। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में विभिन्न विभागों और जनप्रतिनिधियों के साथ यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं पर मंथन किया गया। बैठक में यात्री सुविधाएं, सड़क, पैदल मार्ग, पार्किंग आदि सभी अहम बिंदुओं पर चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कमिश्नर गढ़वाल सर ने भी चारधाम यात्रा की एक बहुत बड़ी बैठक ऋषिकेश में ली थी, जिसमें सारे जिलाधिकारी और कप्तान साहब सभी गढ़वाल के सभी जिलों के वहाँ पे उपस्थित थे और कमिश्नर गढ़वाल महोदय द्वारा हमारे को निर्देश भी दिए गए थे कि अपने अपने जनपद की यात्रा को किस तरह से अब आगे की संचालन की तैयारी करनी है, उसके लिए एक पृथक से बैठक कर ली जाए। उसी के बेसिस पे आज हमने ये बैठक करी है और कमिश्नर महोदय द्वारा जो और भी डायरेक्शंस दिए गए थे बैठक का जो यात्रा है उसमें सुधारीकरण के लिए, उसको भी हमने कोशिश किया है कि सब लोगों से चर्चा करके आगे पूरे उसकी डिटेलिंग की जाए।
आज हमारी इस बैठक में हमारे सारे अधिकारीगण जो यात्रा से और बहुत अच्छी चर्चाएं हुई हैं। रोड से संबंधित चर्चा हुई, घोड़ा एसोसिएशन, हमारे होटल एसोसिएशन, हमारे केदार धाम सेवा समिति के लोग, हमारे टेंट एसोसिएशन के सभी लोग यहाँ पर बुलाए गए थे। उसके अलावा जिला पंचायत, नगर पंचायत, विकास खंड के सम्मानित प्रमुख सभी यहाँ पर बुलाए गए। बहुत अच्छी चर्चाएं हुई। जो ऋषिकेश में कमिश्नर गढ़वाल और आईजी गढ़वाल द्वारा जो मीटिंग ली गई थी, उसी के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद स्तर पे केदारनाथ यात्रा को लेकर एक मीटिंग ली गई। मैं कहूँगा बहुत ही सफल मीटिंग रही। स्पेशली कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यात्रा की भीड़ है उसको नियंत्रण को लेके, अलग अलग यूनियन, खच्चर यूनियन हो, होटल यूनियन हो, उसको लेके जो ट्रैफिक के इश्यूज है, स्पेशली जो समाधान हमें हमेशा चाहिए रहता है कि गौरीकुंड मतलब जिले के ओपन स्टार्टिंग पॉइंट से लेके गौरीकुंड तक की सड़क और उसका मेंटेनेंस, उसको लेके बहुत सारी चर्चाएं इसमें हुई। और जो भी प्रोग्राम मिनिटाइज हुआ है उसको एक स्पेसिफिक डेडलाइन दी गई है और इसी के तहत पुलिस द्वारा भी और अन्य विभागों द्वारा भी इसमें अगले 2-3 महीने में कार्रवाई की जाएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके शासकीय आवास पर कृषि सहायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर मानदेय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के लिए आभार जताया। सरकार ने कृषि सहायकों का मानदेय 8,300 से बढ़ाकर 12,391 कर दिया है। मंत्री गणेश जोशी ने इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संवेदनशील नेतृत्व का परिणाम बताते हुए कहा कि इससे कृषि सहायकों को आर्थिक संबल मिलेगा और वो बेहतर तरीके से किसानों की सेवा कर पाएंगे। जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। विश्व का सबसे अधिक युवा देश है तो भारत है। आज विश्व की आबादी का 60% युवा भारत में रहता है और आज कल उनकी घोषणा हुई है। इससे आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, देश में एक उत्साहवर्धन हुआ है। जहां कांग्रेस का युवा और सपा का युवा 55 साल का है, हमारा युवा बिल्कुल वास्तव में युवा है और निश्चित इसके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक नई ताकत मिलेगी, नई गति मिलेगी, देश आगे बढ़ेगा। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। नगर पालिका परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार का धरना स्थल हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। टेंट हटते ही स्थिति तनावपूर्ण हो गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। तहसीलदार से लंबी वार्ता के बाद मामला शांत हुआ। प्रशासन ने पहले दिए गए आश्वासनों को दोहराते हुए नियमित पुलिस व्यवस्था और डॉक्टरों की तैनाती पर सहमति जताई, जिसके बाद भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष ने नए सदस्यों को संगठन की सदस्यता दिलाई। जो इनका सफल नहीं हो पाया, लेकिन हमने होने नहीं दिया, क्योंकि सफल तो तब होता है जब हमारी बिना मांगों को, शर्तों को माने हुए हमको हटा के फेंक देते तो हम इसको मान लेते। लेकिन जैसे कि आज हम यहाँ पहुँचे, कुछ हमारे साथी ज्वाइनिंग करने के लिए आने वाले थे और हमारी कुछ नाराजगी भी है कि 15-17 दिन आज तक हो गया, लेकिन डॉक्टर दोबारा वहाँ बैठा नहीं। दोबारा 2 सोमवार यहाँ गुजर गए और सप्ताह में 2 बार की बात हुई, उसमें कोई डॉक्टर नहीं बैठा, ना पुलिस की कोई व्यवस्था वहाँ नियमित है। यह आदेश में तहसीलदार महोदय के द्वारा कहा गया है और हम भाई प्रयास फोन कर करके थक गए। इनकी ना कोई पुलिस का पता चल रहा है, ना डॉक्टर का पता चल रहा है। हम आए, हमने कहा भाई आप उजाड़ रहे हो, बिना पूछे उजाड़ना गलत बात है। हम जाके विरोध किया। हमने कहा भाई तुमने नगर पालिका के प्रशासन लोगों ने क्यों हमारे धरने को हमको सूचित क्यों नहीं किया आपने? हमको कल में जब यहाँ आया तो मुझे आप एक सूचित कर देते कि भाई आप इसे अपना जगह खाली कर दो, तो हम खाली करते। देखो खाली कर दिया, अभी भी हमने खाली किया। लेकिन हमारी नाराजगी ये थी कि हमें आदेश की जो कॉपी दी गई उसमें हमारे साथ धोखा हुआ। उसमें नियमित पुलिसिंग लिखी गई है और दूसरी बात ये लिखा गया है कि डॉक्टर 1 सप्ताह में 2 दिन हमें मिलेगा। वो ना डॉक्टर मिला है ना नियमित पुलिसिंग मिली है, इसलिए हमारी नाराजगी थी। हम पुनः बैठे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। दरअसल उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राजस्व विभाग ने उनके कैंप कार्यालय पर अतिक्रमण को लेकर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 15 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाया जाए, अन्यथा आगामी कार्रवाई की जाएगी। दिया है कि आपकी जमीन बंजर भूमि पर है तो इसका या तो 15 दिन में जवाब दीजिए, नहीं तो इसे खाली कर दीजिए। तो खाली करना या जवाब देना
घर का गार्जियन मैं नहीं हूँ, घर के गार्जियन मेरे पिताजी हैं, तो निश्चित वो आएंगे तो मीडिया में भी इसका जवाब देंगे और कोर्ट में इसका भी जवाब देंगे। देखिए, सुखवंत भाई खत्म हो गया, आज उसका भोग था। आपकी मीडिया के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ उस भाई को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस विषय पे ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। बस मेरे पिताजी ने कह दिया, जब से उनके ऊपर आरोप लगा है कि उनकी और हमारे पूरे परिवार की सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। सब चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ठीक। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में नेता हो या आम जनता, सभी कानून के सामने बराबर हैं। पार्टी हमेशा कानून का सम्मान करती है और बीजेपी की सरकार में कोई भी व्यक्ति नियमों के ऊपर नहीं है। शासन प्रशासन की या अधिकारियों के स्तर से अगर कोई नोटिस इशू होता है या चीज़ें तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधायक के पद पर हो, मंत्री के पद पर हो, तो सभी अपने पर्सनल तौर पर भी उसका संज्ञान लेते हैं। और हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस तरह से नहीं करता है। और वही वहाँ क्षेत्र के विधायक ने भी कहा है कि भाई अगर किसी चीज को आप हम पर साबित कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हम उसके निराकरण के रास्ते निकालेंगे। और पूर्व में भी जब उन पर वो किसी महिला द्वारा जमीन कब्जाने के आरोप लगाए गए तो उन्होंने खुद प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाके, जिलाधिकारी के पास जाके कहा कि भाई ऐसा कुछ मामला नहीं है, लेकिन अगर फिर भी किसी को लगता है और हम पे आरोप लगाने का काम हो रहा है तो वो जाके कब्जा ले लें, हमें बता दें कि हम किस जमीन पर हमने कब्जा करा है, हम वो कब्जा उन्हें सौंप देते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की शुचिता की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों के अनुसार ही शुचिता की राजनीति को ताकत देने का काम करेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे ने पूरे इलाके को शोक में ला दिया है। ग्राम बोयल के पास अनियंत्रित स्विफ्ट कार गहरी खाई में गिर गई, जिससे गांव के 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दोनों की जान नहीं बच पाई। घटना के बाद से गांव में मातम है और पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। और आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। मौसम से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन में गर्माहट भी बढ़ी है। धूप से तापमान में हल्का इजाफा हुआ है। सुबह शाम ठंड का असर बरकरार हालांकि अब भी है। उधर आपको ये भी बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाले को लेकर येलो अलर्ट है। आज भी प्रदेश भर में शुष्क मौसम बना हुआ है। गुरुवार से पहाड़ों में बदलेगा मौसम, यानी कल से। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश के आसार हैं। 2800 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना है, यानी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो मौसम है वो फिलहाल तो गर्म बना हुआ है। सुबह शाम की ठंड जरूर है, लेकिन दिन में तापमान में इजाफा हुआ है, जिससे गर्मी भी थोड़ी बढ़ी। हालांकि मौसम बदलेगा, इसकी भी संभावना है। उधर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र स्थित जगजीतपुर में देर रात हाथियों के झुंड ने आबादी इलाके में जमकर उत्पात मचा दिया। हाथियों ने घरों में घुसने की कोशिश की, बाहर खड़ी बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। करीब 1 घंटे तक हाथी रिहायशी इलाके में उत्पात मचाते रहे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों ने मौके पर वन विभाग की टीम को सूचना दी, लेकिन टीम न पहुंचने पर नाराजगी जताई, जबकि हाथियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हल्द्वानी में काठ गोदाम तिराहे से गौला पुल तक सड़क चौड़ीकरण और बिजली लाइन शिफ्टिंग के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट गोपाल चौहान के नेतृत्व में प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त किया। सिटी मजिस्ट्रेट के अनुसार 4 करोड़ रुपए की लागत से सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा।
नारीमन टू काठगोदाम है। ये पिछले जनवरी में ये शुरू हो गया था और वर्तमान तक भी इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अभी तक हटे नहीं हैं और जो संबंधित जिसके स्ट्रक्चर है उसको कई बार बताया भी गया था। अभी भी हालांकि उन्हीं की सहमति से हम लोग इसको चौड़ीकरण का जो काम है या जो आपका अतिक्रमण ध्वस्तीकरण का जो काम है इन्हीं की सहमति से कर रहे हैं। चूँकि आगे आने वाले समय में बरसात शुरू हो जाएगी तो बरसात से पहले हम लोगों का टारगेट है कि इसका चौड़ीकरण भी हो जाए और इसका जो ड्रेनेज वगैरह है वो प्रॉपर बन जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। सबसे कितना हिस्सा रह गया है? देखिए अभी हम लोग पूरे आप लोग देखते ही होंगे कि पूरे हल्द्वानी में हम लोग चौड़ीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। ये गोला टू नरीमन एक छोटा सा पैच है, 400 मीटर का पैच है। इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर बचे हुए हैं जिसमें हमने काम शुरू कर दिया है। और 3 पानी में भी हमारा चूँकि कल बैठक भी हो गई है, लोगों की सहमति भी है, वहाँ भी हम काम नीचे से जहाँ हमको पैच मिला है वहाँ हमने काम शुरू कर दिया है। शनि बाज़ार में भी हम लोग वहाँ पे भी 90% काम जो हमारा पूरा हो गया है, वहाँ भी अतिक्रमण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। लोग स्वयं अपने ही स्वतः ही उसको तोड़ भी रहे हैं। बाकी कटघरिया से भी हमारा काम शुरू हो गया है। तो जो हमारे पैच थे जहाँ से भी हमको काम शुरू करना था ऑलमोस्ट हमारे काम शुरू हो गए हैं। बीच के कुछ पोर्शन हैं जिसमें पैमाइश वगैरह होनी है और लोगों के साथ बैठना है, केवल वो बचे हैं। धन्यवाद। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सफर लगातार जारी है।